गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के बीच बही खाता एवं लेखा शास्त्र के अंतर्गत 11वीं क्लास के लिए टॉपिक लाया हूँ दोहरा लेखा प्रणाली एवं जर्नल में लेखा करने के नियम, डबल एंट्री, बुक कीपिंग सिस्टम्स एंड जर्नल एंट्रीज रूल्स को एनालाइज करना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली से आशय। मैंने आपके लिए पहले से लिख के तैयार किया है एक पॉइंट। एक डेबिट को समतुल्य क्रेडिट के और एक क्रेडिट को समतुल्य डेबिट के माना जाता है। इस लाइन को मैंने लिख करके पूरे कंसेप्ट को यहीं पर क्लियर कर दिया है, लेकिन अब इस चीज़ को मैं पूरी तरह से डिफाइन करता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि दोहरा लेखा प्रणाली का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वो पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के होने वाले लेन देन, चाहे वो माल का खरीदना हो, बेचना हो, क्रय विक्रय, उधार, नकद, किसी को रुपए का देना, किसी से लेना, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसका लेखा दो पक्षों में दो जगह किया जाता है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली से आशय उस पद्धति से होता है जो कि व्यापार में होने वाले लेन देन को दो साइडों में यानी दो जगह प्रविष्ट कराती है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, अगर मैं आपको यहाँ एनालाइज करूँ इस चीज़ के विषय में तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। होने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन जिसे हिंदी में बोलते हैं लेन देन, इसका प्रभाव दो पक्षों पर पड़ेगा। एक तो भैया एक है मिस्टर राम और एक और है भैया मोहन। अगर इन दोनों भैयाओं के बीच में कोई ना कोई व्यवहार या वर्क हो रहा है तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसका डबल डिस्ट्रक्शन यानी दोहरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे राम ने मोहन को माल बेचा, ठीक है, तो ऐसे में राम देने वाला व्यक्ति हो गया और मोहन पाने वाला हो गया। लिहाजा ऐसे ही अगर राम मोहन को रुपया देता है या रुपया लेते हैं, दोनों एक दूसरे से कोई ट्रांजेक्ट करते हैं, तो ऐसे में दोहरा प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ ये बात क्लियर हो के आती है। दोहरा लेखा प्रणाली, इसको मैंने बताया आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें होने वाले लेन देन का लेखा दो पक्षों पर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इसकी बैक काउंटिंग करते हैं, पिछले हिस्से पे पहुँचते हैं। इसका दोहरा लेखा प्रणाली का निर्माण सबसे पहले मिस्टर ल्यूकस पैसियोली द्वारा किया गया था सन 1499 1494 में, 1494 में। ठीक है, मिस्टर ल्यूकस पैसियोली द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कंप्यूटेड स्क्रिप्चर, जिसमें उन्होंने इसके सिद्धांतों का पूर्ण रूप से वर्णन किया था। वो बुक्स इतनी ज़्यादा दुनिया में चर्चित हुई, प्रचलित हुई कि तमाम लोगों ने उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। और धीरे धीरे जब बड़े बड़े ऐसा होता है ना, योद्धाओं के पास चीज़ पहुंचती है, तो बड़े बड़े समझदार लोगों के बीच में जब वो पहुंची, बड़े बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण उस पर अपनाए गए, तो समय समय पर उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, सुधार किए गए, चेंजेस किए गए। उन अमेंडमेंट्स के बाद वो सुधर कर एक रूप उसने ऐसा लिया जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस यानी चर्चित है, जिसे हम लोग आज देख रहे हैं। आज हर जगह आप जाकर देखिए, कहीं पर भी अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट यूज़ किया जाता है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली ही होता है। तो हमने आज यहाँ पर जाना दोहरा लेखा प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली से आशय उस पद्धति से होता है जिसमें होने वाले लेन देनों का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष डेबिट और दूसरा क्रेडिट, यानी एक पक्ष ऋणी और दूसरा पक्ष धनी होता है। इसमें आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा उसकी विशेषताओं के विषय में। ठीक है, तो देखते हैं उसे भी विशेषताओं को। तो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के पश्चात, आशय तो मैंने आपको बताया था, अब हम सीखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले आता है न्यायपूर्ण प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली अपने आप में पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण यानी जस्टिफाई प्रणाली है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी लेन देन होते हैं उनका प्रभाव हमेशा दो पक्षों पर ही पड़ता है, एक डेबिट और दूसरा
क्रेडिट। इसलिए जो भी लेन देन होंगे उसकी हर ट्रांजैक्शन का लेखा एक तरफ डेबिट में किया जाएगा और एक तरफ क्रेडिट में, जिससे ये पूर्ण रूप से जस्टिफाइड रूप से चलती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर अमाउंट कुछ पड़ गई और दूसरी जगह दूसरी पड़ गई तो ये से कोई इफेक्ट चढ़े, ठीक है। तो इसलिए इसे माना जाता है कि पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण प्रणाली होती है। दूसरा, दो खाते प्रभावित होना। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर होने वाले प्रत्येक लेन देन पर दो खातों पर असर पड़ता है। जैसे मोहन ने 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो ऐसे में एक तरफ तो मोहन के पास माल आ रहा है तो एक प्रभाव पड़ा माल, और दूसरा प्रभाव मोहन के पास से क्या चीज़ जा रही है भाई, रुपए, ठीक है ना। तो जब रुपए जा रहे हैं तो इसके दूसरा प्रभाव बन जाएगा कि मोहन के पास से रुपया जा रहा है। तो ऐसे में दो प्रभाव हुए, माल का आना और रुपए का जाना, ठीक। तो इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा व्यूज़ ये आता है कि क्योंकि इसमें लेखा दो खातों पर प्रभाव डाल रहा है, दोनों ही प्रभावित खाते अपनी जगह पूरा वर्क करते हैं। तीसरा आता है वैज्ञानिक प्रणाली। अब मैंने अभी आपको ये बात बोला कि दो खाते प्रभावित होते हैं, है ना। तो जब दो खाते प्रभावित होंगे तो लेखा दो खातों में किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं उठा करके रख दिया, नहीं। यहाँ पर जितने भी प्रकार से लेखे किए जाएंगे, चाहे वो व्यक्तिगत खाते हों, चाहे वो वास्तविक हों या नाम मात्र के खाते हों, किसी भी प्रकार के खाते हों, उसमें जब लेखा किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो नियम फॉलो किए जाते हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखाते हुए बनाए जाते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ को अगर हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम व सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ही उसमें लेखा किया जाता है, ठीक। तो यहाँ थी वैज्ञानिकता की बात। अब आता है निश्चित नियमों के आधार पर इसका लेखा। अभी मैंने बताया था वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसके नियम बनाए गए हैं जिसमें लेखा किया था। अब बात आती है जो लेखे किए जा रहे हैं व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत खातों में, वो भी हमारे कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किए जाते हैं। वो नियम हम आगे जा करके, चूँकि चैप्टर में मैंने आपको बताया है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, तो वो नियम हम अगले स्टेप में जा करके अगली वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो उन नियमों के आधार पर इसमें हम लेखा करना अपना सीखेंगे। अगला पॉइंट लास्ट आता है इसका, अंकगणितीय शुद्धता का ज्ञान कराने में सहायक। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने पूरे साल का जो हिसाब अकाउंट का लेखा जोखा किया, पता नहीं वो सही है या गलत है। तो यहाँ हमें सबसे बड़ा सपोर्टिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच होती है। मीन्स होने वाले ट्रांजेक्शन या तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। ऐसे में उनका जब टोटल अरेंज किया जाता है तो जब देखेंगे तो दोनों पक्षों का योग हमें प्रॉपर मिलके दिखेगा। इससे खातों की अंकगणितीय शुद्धता का भी हमें पता चलता है। तो ये थे इसकी विशेषताएं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ की ओर, ठीक है। तो लाभ में बात करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जब हम देखेंगे कि इस प्रणाली को अपनाने से फ़ायदा क्या है, तभी तो हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए आज हम लोग जानेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं। पहला आता है वैज्ञानिक प्रणाली। दोहरा लेखे की यह प्रणाली वैज्ञानिक रूप से, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से बनी हुई है। इसमें होने वाले लेन देनों को बहुत स्पष्ट रूप से लेखा किया जाता है। होने वाले लेन देन वैज्ञानिक रूप से तथ्यपूर्ण होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की आंकलन ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई ये कहे कि हमने इसे अपनी मर्जी से बनाया, ठीक है। तो नियम के आधार पर चलती है। दूसरा, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होना। दोहरा लेखा प्रणाली में जब हम पूरे वर्ष के व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं तो उसका लेखा करते समय हमें इसकी संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी वो हमें पता चलेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा हमारा एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करा, हमने अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करा और उसमें हमने पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स नोट करे, यानी लेन देन। क्या क्या करा हमने? क्रय भी करा, विक्रय करा, है ना, रोकड़ प्राप्त की, रोकड़ दी, खर्च करे, आमदनी करी, है ना, खर्च, आमदनी, इस सब चीज़ों का हमने हिसाब किताब परफेक्टली रखा और रखने के बाद पूरे साल के एंड में आकर के हमने इसमें से ढूंढना शुरू करा हमें क्या लाभ हुआ या हानि हुई। मीन्स
सकल लाभ हुआ या हानि हुई, शुद्ध लाभ हुआ या हानि हुई, हमारे व्यापार में कितनी संपत्ति है, कितनी ही हमारी देनदारी है, यानी हमें किसका कितना पैसा देना है। साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ों का इसमें एनालाइजेशन कर सकते हैं। हम अपने यहाँ पर इसका कैश फ्लो देख सकते हैं, ठीक। कैश फ्लो में हम देखेंगे कि पूरे साल के अंतर्गत हम पे कितना रुपया आ रहा है और जा रहा है। इन सभी चीज़ों का हम लेखा जोखा इससे आसानी से रख सकते हैं और जिससे हमें इन सारी सूचनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है, ठीक। अब इससे मैं और आगे बढ़ता हूँ। गणितीय शुद्धता की जांच, अभी विशेषताओं के अंतर्गत भी मैंने बोला था कि इसमें गणित संबंधी शुद्धता की जांच होती है, तो वही बात मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि जितने भी गणित संबंधी शुद्धताएं होंगी उसकी जांच इसके अंतर्गत होंगी। क्यों? होने वाले सभी लेन देनों का लेखा एक तरफ डेबिट होगा और एक तरफ क्रेडिट होगा, है ना। अब डेबिट और क्रेडिट में जब लेन देन नोटिस किए जाएंगे तो डेबिट में कुछ लेन देन जा रहे होंगे, कुछ क्रेडिट में भी जा रहे होंगे, है ना। उन लेन देनों को जब हम एक सर्टिफाइड रूप से एक बुक में नोट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे तलपट, तो जब हम उसमें इसका लेखा करेंगे तो उसके बाद जो इसकी जांच होगी उसमें पता चलेगा कि हमारे लेन देनों का जो डिफरेंस कॉस्ट है वो बिल्कुल सही रूप में निकल के आएगा। क्यों? एक सिंपल सी लॉजिक है, हमारी जितनी भी आमदनी होगी वो बराबर होगी खर्च प्लस बचत, होगी नहीं होगी? आमदनी बराबर खर्च प्लस बचत। क्या मतलब? भाई मैंने कहा मैंने 10 रुपये कमाए, उसमें से 7 रुपये मैंने खर्च कर दिए, तो मेरी बचत कितनी रही? 3 रुपये, है ना। तो अब मैं अगर इसको अकाउंटिंग बुक में सर्टिफाइड रूप से तलपट में पोस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर रूल्स आपको मैंने कहा ना इसके मैं बाद में बताता हुआ चलूँगा। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ 7 का खर्चा हुआ और 3 रुपये की हमारी बचत हुई और आमदनी करी हमने, क्रेडिट करी 10 रुपये की। तो यहाँ हमारे ट्रायल का जब टोटल लगाएंगे तो ये सर्टिफाइड हो जाएगा कि दोनों साइड से बराबर आ गया। और जब ये डिटेल हमें मिलेगी तो हमें पता चलेगा कि इसकी गणित संबंधी शुद्धता की जाँच हो रही है, यानी अंक गणितीय शुद्धता की जाँच हमने इससे कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुलनात्मक अध्ययन संभव। हम कंपेयर डिफरेंसेस को पता लगा सकते हैं, चूंकि हम अकाउंट हर साल बनाते हैं, ईयरली बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ आपने 2001 में 5,000 रुपये का प्रॉफिट गेन करा था, 2002 में 6,000 का प्रॉफिट गेन करा, 2007 में आते ही आपने कहा मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो गया, है ना। और 2008 में आने पर आपने कहा मुझे 1,000 रुपये का लॉस हो गया। अब ज़रा ध्यान से सोचो, अभी तक तो व्यापारी अगर साधारण रूप से काम करने वाला व्यक्ति है तो ये कहेगा मेरा व्यापार घाटे में जा रहा है, 2007 और 8 को कंपेयर करते समय, है ना। यही तो कहेगा कि मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो घाटे में नहीं है, फ़ायदे में आ गया। क्यों? उसको पहली बार में जब 2007 देखा तो उसे 2,000 रुपये का घाटा हुआ था, और जब तुलनात्मक अध्ययन में उन्होंने चेक करा तो पता चला कि जो पिछली बार 2,000 का घाटा था उसमें से 1,000 अब रिकवर हो चुका है। जो रिकवर हो गया है यानी मिल चुका है, वो भी तो हमारा लॉस रिकवरी एक तरीके से फ़ायदा ही देगी आगे। तो क्योंकि अब वो 1,000 रिकवर हुआ है तो हो सकता है 2009 में वो 0 हो जाए और 10 में आते के साथ ही वो 1,000 का हमें फ़ायदा देना शुरू कर दे। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो इस सब बातों की जांच तुलनात्मक अध्ययन से ही होती है, ठीक। अगली बात आती है विश्वसनीय खाते, खातों की विश्वसनीयता को बनाए रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा था विश्वसनीय खाते, है ना। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खातों में एक विश्वसनीयता बनी रहती है। क्यों? इसमें जितने भी लेन देन होते हैं उन सबके बिल और वाउचर्स प्रॉपर तैयार किए जाते हैं और होने वाले सभी लेन देनों का लेखा करते समय उनके बिलों को और वाउचरों को
बहुत संभाल के रखा जाता है। जिस समय इसका ऑडिट होता है, जांच होती है, तो उस समय पर जो भी बंदा उसे ऑडिट कर रहा है, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे ऑडिट करते हैं, तो ऑडिट करते समय उन बिल और वाउचर के माध्यम से इनको जांच करते हैं और ध्यान रखते हैं। लिहाजा इससे खातों की पूर्ण विश्वसनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जालसाजी और गबन की संभावना कम होना। ठीक है, तो जब हम ये बात जानते ही हैं, व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों को जब हम पुस्तकों में सही प्रकार से लिखेंगे और रखेंगे, तो उससे हमारे को जालसाजी यानी किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी होने के चांसेस कम रहते हैं। कैसे? अब आपके व्यापार में रोज़ाना अनेकों तरीके से आप माल खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, किसी से रुपये लेने हैं, किसी को देने हैं। इन सारी कॉमनवेल्थ्स को हम एकदम से याद नहीं रख सकते। लिहाजा इन लेन देनों को याद रखने के लिए उन्हें बुकों में रिकॉर्ड किया जाता है। जब वो रिकॉर्ड्स तैयार हो जाते हैं तो आने वाले वर्किंग टाइमिंग में कभी किसी से कोई किसी बात पर मतभेद आता है, तो उन खातों के ज़रिए उन चीज़ों की जानकारी निकाली जा सकती है और होने वाले गबन से भी बचा जा सकता है। ठीक, समय और श्रम की बचत। क्योंकि वर्किंग करने का तरीका बही खातों के अंतर्गत जो आता है, एक स्पष्ट इस तरीके का रूप है जो इसमें होने वाले लेन देनों को सर्टिफाइड रूप से नोट करते रहते हैं। इसमें हमारे समय और श्रम की बहुत अधिक मात्रा में बचत होती है, क्योंकि हमें बहुत अधिक मात्राओं में रिकॉर्ड को रखने की, समाल को संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन्हें हम सीमित समय में कम श्रम से कम लेबर के थ्रू इसे आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रामाणिकता बनी रहती है, क्योंकि खातों में होने वाले लेन देनों को जब हम रख रहे हैं तो उनके बिल और वाउचर्स यानी प्रमाणकों को भी हम संभाल के रखते हैं। तो ऐसे में खातों की पूर्ण रूप से प्रामाणिकता बनी रहेगी। कभी भी कोई भी जना अगर अपने ट्रांजेक्शन्स के विषय में हमसे कोई सर्टिफिकेशन कहता भी है कि भाई ये माल मैंने आपके से इतने का नहीं खरीदा था, आपसे मैंने ये माल कम खरीदा था या ज़्यादा खरीदा था, या आपने मुझे पहले 10 रुपये का रेट लगाया था और आज आप मुझे 12 रुपये का क्यों लगा रहे हो, तो इस विवादों के लिए हमारी पूर्ण प्रमाणिक रिकॉर्ड हमारे पास पड़े होते हैं, जिनके माध्यम से हम इस विवाद को भी हल कर सकते हैं। प्रमाण के रूप में प्रस्तुति। कभी कभी लोगों के बीच व्यापार को लेकर के विवाद हो जाते हैं जो इतना अधिक बढ़ जाते हैं कि जिनकी कोर्ट में जज के सामने पेशी होनी पड़ जाती है। तो लिहाजा ऐसे में इन विवादों के समय जब इनका निपटारा किया जाता है तो ये कोर्ट में साक्षी के रूप में भी यानी प्रमाण के रूप में भी वर्क करते हैं। लिहाजा सर्टिफाइड अकाउंट्स जो हमारे सीए के द्वारा किए जाते हैं वो हम उन्हें वहाँ पर प्रस्तुत कर पाएंगे या कर सकते हैं। लोचदार प्रणाली, ये दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे अच्छी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे एक छोटे से छोटा दुकानदार से लेकर के एक बृहद कंपनी वाला बंदा भी रखता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बुक्स को घटाया व बढ़ाया जा सकता है, या ऑपरेटर्स जैसे हम कहते हैं अकाउंटेंट्स, उनको भी इसके अनुरूप यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसकी कुल मिलाकर के कम्प्लीटली 10 विशेषताएं मैंने आप लोगों को बताई हैं। 10 लाभ दोहरा लेखा प्रणाली के मैंने बताए हैं। इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF मैं आपको इसके साथ अलग से अटैच कर दूंगा। जो भी इसमें परेशानी हो आप उसे ध्यान से देखिए, रीड करिए। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।